ठीक है। अर्थ पे उसकी जो 9.8 है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशन की, और मून पर जो है 1.6 है, और मार्स पे 3.7 है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है? 60 kg। यानी आप अगर अपने आप को यहाँ स्केल के ऊपर खड़ा करते हो तो पता जवाब क्या आता है? 60 kg। ज़मीन पर आपका वेट कितना है ये बताना है। ये आपकी अर्थ है, इस पर आपका वेट कितना है? वेट अलग होता है, मास अलग होता है। मास तो वो होता है जो आपकी बॉडी में मटेरियल है, वो 60 kg है। और वेट क्या होता है? ज़मीन आपको कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। और आपको ये भी बताना है मून पर आपका वेट कितना है। ये मून है। और इसके अलावा किस पे बताना है? मार्स पे बताना है। कोई एक और मार्स भी कोई जो है वो आपका सेटल वो है, उस पर आपका वेट कितना है ये बताना है। यहाँ पर उसकी जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। मून पर क्या होती है? 1.6। और मार्स पर कितनी है? 3.7। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम जानते हैं W किसके बराबर होता है? W बराबर होता है m/g पर। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को अगर वो ज़मीन पे है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। वेट क्या होता है? ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को जितनी फोर्स से खींच रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट वेट है ज़मीन पर। चांद किसी ऑब्जेक्ट को जितनी क़ुव्वत से खींच रहा है वो उसका वेट है चांद पर। और मार्स किसी ऑब्जेक्ट को जितनी क़ुव्वत से खींच रहा है वो उसका वेट है मार्स पर। ठीक है, तो हम वेट निकाल रहे हैं सबसे पहले किस पे? अर्थ पे। तो उसमें m की वैल्यू तो सेम रहेगी। g की वैल्यू अर्थ के लिए क्या है? 9.8। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 48 के 8 हासिल लगे 4, 6 9 54 और 4 58, और एक ज़ीरो मैंने बढ़ा दिया और एक के बाद पॉइंट है। तो वहाँ पर जो ज़मीन आपको जितनी क़ुव्वत से खींच रही है वो है 588 न्यूटन। ये बात क्लियर हो गई? अब हम आ गए चांद पे। तो W किसके बराबर होता है चांद पे भी? m/g। हम किसका निकाल रहे हैं अब? मून का। तो वेट कितनी फोर्स से आपको खींचेगा? मास अभी भी आपका 60 है, लेकिन g की वैल्यू चांद पे कितनी होती है? 1.6 होती है। 16 6 96, 0, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है। तो चांद पर अगर हम खड़े हों, चांद हमें 96 न्यूटन फोर्स से खींचेगा। ज़मीन कितने फोर्स से खींच रही है? 588 न्यूटन फोर्स से खींच रही है। और चांद कितने फोर्स से खींचेगा? 96 न्यूटन। अब हम मार्स पे आ गए। मार्स पे हमारा वेट क्या होगा? इसके लिए हम यहाँ लिख रहे हैं मार्स m/g। m कितना है? 60। और g कितना है? 3.7। तो 6 7 42 के 2 हासिल लगे 4, 6 3 12 और 4 16, एक ज़ीरो बढ़ा दें, यहाँ 0 न्यूटन। तो मार्स के ऊपर जो हमारा वेट होगा वो 162 न्यूटन होगा। पकड़ पाया आप? मास क्या होता है? आपकी बॉडी में जो गोश्त है, हड्डियां हैं, जो मटेरियल है, वो कितना है? वो तो 60 kg है। वो यहाँ पे ज़मीन पे भी उतना ही होगा, चांद पे भी उतना ही होगा, और मार्स पे भी उतना ही होगा। मार्स मरीख को कहते हैं। लेकिन क्योंकि ज़मीन हमें ज़्यादा क़ुव्वत से खींच रही है, ज़मीन कितनी क़ुव्वत से खींचेगी? 588। हम इस पर ज़्यादा चिपके हुए होंगे। लेकिन चांद हमें कितनी क़ुव्वत से खींच रहा है? 96। वहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करेंगे। चलना फिरना हमारे लिए आसान नहीं होगा। एक छलांग लगाएंगे दूर तक जाएंगे, ज़मीन पे छलांग लगाएंगे दूर तक क्यों नहीं जाएंगे? चिपकाया हो उसने हमें। और मार्स जो है वो हमें कितना खींचता है? 162
72 न्यूटन। वहाँ पे भी हमको, लेकिन चांद के मुकाबले में यहाँ वेट हमारा ज़्यादा है, चांद पे सबसे ज़्यादा कम है। ऑन ऑफ करें और इसको उतारें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। ये पढ़ा चुके हैं। इसका भी ड्रा अ फिगर, एक फिगर बनाइए शोइंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन को शो करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी डायरेक्शन को शो करें, एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करें अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर। तो ये 9वें सवाल का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक फिगर बनाइए, एक शक्ल बनाइए, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये मैं एक सर्कुलर पाथ मैंने ड्रॉ किया, ये एक सर्किल है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्किल में घूम रहा है ऐसे करके यूँ, ये इसका घूमने की डायरेक्शन है, पाथ है। इन्होंने कहा इसमें 3 चीज़ें दिखाई है। क्या क्या दिखाएं? सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जिसको अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स जो इसको सेंटर की तरफ खींच रही है, उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? FC। ये समझ में आ गई बात आपको? जब ये घूमता है तो ये दायरे से बाहर नहीं निकलता, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? अपने सेंटर की तरफ होती है। अच्छा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो फोर्स जो इसको दायरे से बाहर निकालना चाहती है, वो ये सेंट्रीफ्यूगल है। ये कौन सी फोर्स है? अच्छा, ज़ाहिर दोनों को सेम उससे करते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल, सही है। और इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। और इसकी जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में ये हरकत कर रहा है ऐसे, ये इसकी वेलोसिटी है। ये डायरेक्शन किसकी शो होगी? वेलोसिटी की। और ये इसकी हरकत की मूवमेंट है। बात क्लियर हो गई आपको? सवाल में क्या पूछा था? सवाल में कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर हरकत कर रहा है, आप उसमें ज़रा 3 चीज़ें दिखाइए कि उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ होगी, उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो कहाँ होगी, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी। तो हमने ये तस्वीर बना दी, उतार लें। ठीक है जी। तो सी पार्ट कहता है आ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे। एक कार जो है वो एक सर्कुलर पार्ट है हाईवे का, उस पर भाग रही है। हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस, उसका जो रेडियस है वो कितना है? 1000 मीटर। ठीक है जी। तो ये आपका एक सर्कुलर पाथ है हाईवे का, ऐसे गाड़ी ऐसे जा रही है। इसका जो रेडियस है जो सर्किल का, वो तकरीबन कितना है? 1000 मीटर है। ठीक है। द मास ऑफ द कार इज़ 600 kg। तो गाड़ी जो है ना, इस तरह से एक गाड़ी यहाँ से जा रही है ऐसे, इसका जो मास है वो कितना है? 600 kg। ठीक है। एंड इट्स वेलोसिटी इज़ 72 किलोमीटर पर आवर। और इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फाइंड, 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इसका डेटा बना लीजिए अलग से। क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ आपको कितना? 1000 मीटर। मास दिया हुआ है आपको कितना? 600 kg। और वेलोसिटी दी गई है आपको कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये किलोमीटर पर आवर को क्या बनाएंगे? मीटर पर सेकंड बनाएंगे। सही। क्यों बनाएंगे मीटर पर सेकंड? क्योंकि ऐसा ही यूनिट में आपको चीज़ें रखनी होती हैं। तो मैंने 72 ऐसे लिखा, ये किलोमीटर है, इसको मीटर बनाने के लिए 1000 से क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गया, और 36 1 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 10 2 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या क्या करना है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था v²/r। v की जगह पे मैं क्या लिखूं, 20 का स्क्वायर, और r की जगह पे क्या लिखूं, 1000। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 डिवाइडेड बाय 1000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 10 से 4 को डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 0.4। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब निकालना है आपको एफ सी का फार्मूला क्या होता है, मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। मास कितना है इसका, 600। 600 को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, वो कितना है, 0.4। तो एफ सी किसके बराबर आ गया, 6 चौक 24, दोनों ज़ीरो ऐसे आ गए, और एक के बाद पॉइंट था, आपने भी एक के बाद क्या करा, तो एफ सी के बराबर आ गया 240 न्यूटन। उतार लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक जो है वो आपने रखा हुआ है एक गीले फ्लोर के ऊपर, जिसमें स्लिप कर सकता है। द मास ऑफ अ ब्लॉक इज़ 15 kg। उस ब्लॉक का मास 15 kg है। व्हेन इट इज़ पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग, जब उसे आप किसी रस्सी से खींचते हैं या धागे से खींचते हैं, एंड स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस से खींचते हैं, इट शोज़ फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। तो ये जाहिर करता है कि उस पर जो फोर्स है वो कितनी है, 3 न्यूटन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना है। पहले सवाल को समझ लीजिए। एक ब्लॉक है जो कहाँ रखा हुआ है, फर्श पे, ठीक है। उस ब्लॉक का मास कितना है, 15 kg। ये इसका मास है। हमने क्या करा, इसको खींचा एक स्प्रिंग बैलेंस नापने वाले आले से, ठीक है, जिससे बोरे नापते हैं ना लटका के। इसको ऐसे पकड़ के जब हम खींचेंगे तो ये वाला स्प्रिंग इसके अंदर खींच, ये स्प्रिंग अंदर होता है, इसके बाहर नहीं होता। मैंने क्या करा, बाहर बना दिया, बाहर नहीं है, ये कहाँ होता है, अंदर होता है। और जब स्प्रिंग खींचता है तो वो रीडिंग देता है आपको, यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है। तो यहाँ से जब हमने इसको ऐसे खींचा तो जब ये चलना शुरू हुआ तो इस पर रीडिंग कितनी आई थी, 3 न्यूटन। इसका मतलब हमने इस पर फोर्स कितनी लगाई है, 3 न्यूटन की फोर्स लगी है। यानी जब हमने इस पर शुरू में 1 न्यूटन लगाई तो ये हिला भी नहीं, 2 न्यूटन लगाई तो भी नहीं हिला, जब 3 न्यूटन लगाई तब वो हिला। इसका मतलब है इसके अंदर नीचे जो फ्रिक्शन थी जो उसको रोक रही थी वो कितनी थी, वो 3 न्यूटन थी। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि आप इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करें, सही है। तो इसका सिंपल डेटा क्या है, क्या क्या दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ है कितना, 15 kg, और आपको क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है कितना, 3 न्यूटन। मालूम क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसको जाहिर किससे करते हैं, म्यू से।
चलिए जनाब, अब आपके पास फार्मूला क्या होता है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन बराबर है म्यू इंटू आर के, और आर क्या है? जितना ये एक्शन करेगा यहाँ, उससे जो रिएक्शन डेवलप होगा वो आर है। तो ये एक्शन कितना है? वेट के बराबर। तो मैं आर की जगह क्या लिख दूँ? वेट। तो एफ इज़ इक्वल टू म्यू इंटू वेट। हमको क्या निकालना है? म्यू। तो एफ ऐसे आ गया, यहाँ डब्लू कहाँ आ गया? नीचे। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? एम इंटू जी। क्या होती है? बराबर है किसके? म्यू के। एफ की जगह क्या लिखेंगे? 3। एम की जगह क्या लिखेंगे? 15। और जी की जगह क्या लिखेंगे? 9.8 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या निकली? इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 3 को पहले डिवाइड करेंगे किससे? 15 से। फिर जो जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे? 9.8 से। ठीक है, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैलकुलेटर। 3 को डिवाइड करा 15 से, जो जवाब आया उसको डिवाइड करा 9.8 से, तो जवाब आ गया 0.020। 0.02। इसका यूनिट क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? म्यू का यूनिट क्या होता है? म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर भी क्या है? वेट, फोर्स है, और नीचे भी क्या है? तो फोर्स का एन और इसका एन आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो यही जवाब हो गया 0.020। उतारें। ठीक है, 12वां सवाल पेज नंबर 86 पर। एक्सप्लोर द फॉलोइंग फेनोमेना इन रिलेशन विद डायनेमिक। नीचे 4 आपको सवाल दिए गए हैं और कहा गया है कि इसका डायनेमिक के साथ क्या ताल्लुक़ है। पहला सवाल है व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून इज़ रिलीज्ड। एक बैलून है, ठीक है, आपने इसमें एयर भरी है और अब आप इसको एकदम छोड़ दें तो क्या होगा? इधर उधर भागने लगेगा, ऐसे ही है ना? तो इस फेनोमेना को आप डायनेमिक से कैसे जोड़ेंगे? देखो, ये एयर जब प्रेशर देगी बाहर वाली एयर को, तो बाहर वाली भी जो एयर है वो प्रेशर लगाएगी किस पर? बैलून को। इसीलिए बैलून जो है वो, तो कौन सा लॉ लग रहा है इसमें? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अंदर वाली हवा एक्शन कर रही है बाहर वाली हवा पर, और बाहर वाली हवा क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। तो इसके लिए फेनोमेना क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट ये है, राइडिंग अ बाइसिकल नीड कंटिन्यूअस पेडलिंग। जब आप गाड़ी पर साइकिल चलाते हो तो आपको मुसलसल पेडल मारना होता है। क्यों? अगर आप पेडल मारना छोड़ दोगे तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। तो गाड़ी को ना रोकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? मुसलसल। तो मुसलसल पेडल क्यों मार रहे हैं आप? गाड़ी को मुसलसल चलाने के लिए, या दूसरे अल्फाज में फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर आप जैसी पेडल रोक लेंगे क्या होगा? फ्रिक्शन गाड़ी को रोक देगी। तो आप जो पेडल मार रहे हैं वो किसके अगेंस्ट मार रहे हैं? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो क्यों आप पेडल मुसलसल मारे जा रहे हैं? ड्यू टू द फ्रिक्शन। दूसरे का जवाब ये होगा, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। तीसरा सवाल, द बाइकर राइडिंग इन द डेथ वेल। मौत के कुएं में बाइकर जो है वो चलाता है। तीसरी बात, हाँ भाई
इसका ताल्लुक किससे है? सेंट्रीपिटल फोर्स से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो जब ऐसे मौत के कुएं में घूमता है तो एक फोर्स है जो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो तीसरे की जवाब में क्या बात होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और नंबर 4, चौथा सवाल इन्होंने क्या पूछा है? यू ऑलवेज फील अ पुल बैक व्हेनेवर यू पुल ऑन योर स्कूल बैग और सम हेवियर चीज़। जब भी आप कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो आप ताकत लगाते हैं ऊपर की तरफ, आपको ऐसा लगता है कोई ताकत नीचे की तरफ भी लगा रहा है, खींच रहा है उसको अपनी तरफ। इसमें क्या चीज़ है? सवाल समझे आप? जब आप किसी भारी चीज़ को उठाते हैं तो आप उसको ऊपर खींचते हैं और आपको क्या महसूस होता है कि कोई चीज़ उसको नीचे से खींच रही है। तो जो नीचे से खींचती है वो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेट। ज़मीन किसी भी चीज़ को जितनी क़ुव्वत से अपनी तरफ खींचती है उसे हम क्या कहते हैं? वेट। तो ये जो 4 फेनोमिना थे, इस चारों फेनोमिना को हमने अपने फिज़िक्स का जो टॉपिक्स था डायनेमिक का, उससे करके देख लिया।